हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज़ में। आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो इसीलिए इतनी अजीबो-गरीब और चौंका देने वाली है क्योंकि इस चोरी को बैंक के अंदर नहीं, बल्कि बैंक के बाहर अंजाम दिया गया। इस चोरी को इतनी सफाई और चालाकी से अंजाम दिया गया कि चोरी होने के कई घंटों बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि बैंक में जापान की अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। इस चोरी की तहकीकात जापान की हिस्ट्री में अब तक की सबसे लंबी चलने वाली तहकीकात है, जिसमें 1100 सस्पेक्ट थे जिन पर पुलिस को शक था और 1,70,000 पुलिस वाले थे जो इस तहकीकात में शामिल थे। तो आखिर कौन था ये चोर, कैसे इसने इस अजीबोगरीब चोरी को अंजाम दिया और क्या ये कभी पुलिस के हाथ लगा, ये जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कहानी शुरू होती है सन 1968 से। ये वो दौर था जब जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत ही अच्छे बदलाव से गुजर रहा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होती जा रही थी, जिसके बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे बदलाव उनके बैंक्स में भी दिख रहे थे। अब बैंक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स खोल रहे थे, बैंक से लोन ले रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बैंक का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इसकी वजह से बैंक का बिजनेस भी बहुत बढ़ने लग गया और कैश का आना जाना भी काफ़ी बढ़ गया। और यही वजह थी कि चोर भी उस शहर में काफ़ी बढ़ने लग गए, जिनके लिए बैंक एक आसान टारगेट होता। और इसीलिए उस दौरान कई बैंक लूट भी हुई। पर इस चोरी को अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन चोरी कहा गया। इस चोरी में लूटे जाने वाली रकम की कीमत 300 मिलियन येन थी, जिसने पूरे टोक्यो की पुलिस को नचा कर रख दिया। एक सुबह टोक्यो के निहान ट्रस्ट बैंक के हेड मैनेजर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक कर रहे होते हैं और तभी उनके हाथ एक लेटर लगता है, जिसे पढ़कर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेटर में लिखा था कि वो 300 मिलियन येन लाकर उस लेटर में बताए हुए पते पर पहुंचा दे, वरना उनके घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। लेटर पढ़ने के बाद ही हेड मैनेजर बहुत डर जाते हैं और वो फौरन पुलिस को इसकी खबर देते हैं। मैनेजर इस लेटर से इसलिए भी इतना डर गए थे क्योंकि उनके ऑफिस में पहले भी ऐसे लेटर्स आ चुके थे। पहले उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, मगर जब ऐसे ही लेटर उनके घर पहुंचे तब वो बहुत डर गए थे। पुलिस ने इस लेटर की खबर मिलते ही बैंक और हेड मैनेजर के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। बैंक मैनेजर ने भी बैंक में काम करने वाले सभी लोगों को इस धमकी के बारे में और लेटर के बारे में बता दिया और साथ ही साथ चौकन्ना रहने के लिए भी कहा। इस लेटर के कुछ ही दिनों के बाद आता है 10 दिसंबर 1968। ये वो दिन था जिस दिन निहान ट्रस्ट बैंक को 300 मिलियन येन देने थे तोशिबा कंपनी को। तोशिबा जो कि एक जानी मानी टेक कंपनी थी, जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स काम करते थे। क्योंकि ये साल का आखिरी महीना था और इसी समय तोशिबा कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस देती थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे कैश की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि तोशिबा कंपनी का अकाउंट निहान ट्रस्ट बैंक में था, इसीलिए हर साल ये बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो ये कैश तोशिबा कंपनी के ऑफिस पहुंचाएंगे। बैंक मैनेजर अपने ऑफिस के 4 एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं। इस कैश को 3 बड़े-बड़े सूटकेस में भरा जाता है और उन्हें कार की डिग्गी में डालकर तोशिबा कंपनी के ऑफिस पहुंचाने निकल जाते हैं, जो वहां से महज कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर था। वो चारों अपनी कार में जा रहे थे, तभी एक पुलिस वाला अपनी बाइक पर सवार होकर आता है और उनसे कार रोकने के लिए कहता है। कार रुकने पर वो उन्हें बताता है कि उनके बैंक मैनेजर के घर पर हमला हुआ है और उनके घर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। ये सुनते ही उन चारों को उस धमकी भरे लेटर के बारे में याद आता है, जिसमें उनके बैंक मैनेजर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस वाला उन्हें ये भी बताता है कि हो सकता है कि वो धमकी देने वाले ने ये बॉम्ब बैंक और बैंक की कार में भी लगाए हों और साथ ही साथ बॉम्ब को कार के अंदर ढूंढने के लिए कहता है। वो बैंकर्स भी घबरा जाते हैं और बॉम्ब को कार के अंदर ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान वो पुलिस वाला बॉम्ब को कार के नीचे ढूंढने लगता है। तभी अचानक से नीचे से चिंगारी निकलती है और धुआं उड़ने लगता है। उन बैंकर्स को लगता है कि कार के नीचे ही बॉम्ब है और चिंगारी और धुएं से घबराकर वो चारों कार से निकलकर भागते हैं और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद उनमें से एक दीवार से झांक कर देखता है और वो देखकर चौंक जाता है कि वो पुलिस वाला और कार दोनों गायब है। अब वहां पर कुछ बचा था तो वो था उस पुलिस वाले की मोटरसाइकिल और एक फ्लेयर,
कुछ देर तक तो उन बैंकर्स को कुछ समझ नहीं आता है और उन्हें यही लगता है कि वो पुलिस वाला उन्हें बॉम्ब से बचाने के लिए कार को किसी महफूज जगह पर ले गया है। वो बैंकर्स फौरन बैंक में कॉल करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि बैंक मैनेजर बिल्कुल सही सलामत है और उनके घर में भी कोई बॉम्ब नहीं फटा है। तभी उन चारों बैंकर्स में से एक उस जमीन पर पड़ी फ्लेयर को उठाता है और देखता है कि वो आधी जली हुई है। उन चारों को अब ये समझ आने लगता है कि वो चिंगारी और धुआं कार के नीचे से नहीं बल्कि इस फ्लेयर से निकल रहा था, जो कार के नीचे रखी गई थी। और वो बाइक सवार कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक चोर था। इसका मतलब ये था कि वो चोर उन चारों बैंकर्स को बेवकूफ बनाकर पूरे 300 मिलियन यन कार के साथ लेकर फरार हो चुका है। पुलिस को जब इस चोरी की खबर मिलती है तो वो भी परेशान हो गई और बिना देरी किए मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस को मौकाए वारदात पर जो सबसे बड़ा सबूत मिला था वो थी मोटरसाइकिल, जो वो चोर वहां छोड़ गया था। छानबीन करने पर यह पता चलता है कि उस मोटरसाइकिल को कस्टमाइज कर कर बिल्कुल पुलिस की मोटरसाइकिल की तरह बनाया गया था। और उन चारों बैंकर्स ने भी ये बताया कि वो चोर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहना था, जो देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। और यही वजह थी कि उन चारों ने आसानी से उस पर भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से उसने बहुत आसानी से इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस को अब इस पूछताछ के दौरान बस इतना ही पता चल पाया कि चोर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आया था। इसके अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस चोरी की रकम इतनी बड़ी थी कि टोक्यो पुलिस इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी और इसीलिए टोक्यो पुलिस ने शुरुआत में ही अपने 10,000 ऑफिसर्स इस केस पर लगा दिए। पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया जहां नाकाबंदी ना लगाई गई हो, क्योंकि बैंक की कार पर काले शीशे थे और उसका इंटीरियर भी पूरा ब्लैक था। इसीलिए हर चेक पोस्ट पर, खासकर इस तरह की किसी भी गाड़ी को अच्छी तरीके से तलाशने के ऑर्डर्स जारी किए गए थे। कुछ ही समय बाद उस कार को ढूंढ लिया गया, जो एक कब्रिस्तान के पास मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कब्रिस्तान उस मौकाए वारदात से बहुत करीब था। इसका साफ मतलब था कि चोर ने पहले गाड़ी चुराई और कब्रिस्तान के पास ले जाकर उसे वहीं छोड़ दिया और फिर दूसरी गाड़ी बदल ली। अब टोक्यो पुलिस ने चेक पोस्ट पर यह ऑर्डर दिया कि हर आने जाने वाली गाड़ी को बहुत बारीकी से तलाश किया जाए, मगर तलाशी के ऑर्डर्स आने में और छानबीन में ज्यादा समय लग गया और इसी दौरान वो चोर चेक पोस्ट से निकलकर आसानी से भाग निकला। अगली सुबह इस चोर की खबर टोक्यो के हर अखबार में छप चुकी थी, जहां बहुत से लोग इस चोरी की रकम को सुनकर हैरान थे। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस चोर की चोरी करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। वो भी इस बात से बहुत हैरत में थे कि कैसे एक चोर ने इतनी बड़ी रकम उड़ा ली, वो भी बिना किसी को चोट पहुंचाए या बिना किसी की जान लिए। हालांकि पुलिस को सबूत के तौर पर मोटरसाइकिल तो मिली थी, मगर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था और ना ही वो फ्लेयर उनकी कोई मदद कर पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस चोरी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज चोरी की थी। अब पुलिस उन बैंकर्स की मदद से उस चोर का पूरा हुलिया निकलवाती है और साथ ही साथ उसके चेहरे का स्केच भी बनवाती है, जिसके 75 लाख कॉपीज बनवाकर पूरे जापान में बांट दी जाती है। और अब टोक्यो के साथ साथ पूरे जापान की पुलिस भी चोर को ढूंढने में लग जाती है। इस पूरी तहकीकात में 1,10,000 सस्पेक्ट सामने आए जिन पर पुलिस को शक था और 1,70,000 पुलिस वाले इस तहकीकात में शामिल हुए और इसी वजह से ये जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन बन गई। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जापान गवर्नमेंट ने इस तहकीकात पर 900 मिलियन यन खर्च कर डाले थे, जो इस चोरी की रकम से 3 गुना ज्यादा थे। अब सवाल ये आता था कि आखिर गवर्नमेंट ने इस तहकीकात में चोरी से 3 गुना ज्यादा पैसा उसे ढूंढने में क्यों लगा दिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी मजबूत है और वो सिस्टम से चोरी करने वालों को पकड़ने और सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट बहुत थे, पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक 3 लोगों पर था, क्योंकि उनका बर्ताव बहुत अजीब था और पूछताछ में जो जवाब उन्होंने दिए थे वो भी पुलिस को सच नहीं लग रहे थे। इन तीनों में जो सबसे पहला शक था वो था बैंक मैनेजर। पुलिस को बैंक मैनेजर पर सबसे ज्यादा शक इसीलिए था क्योंकि इस बात की खबर सबसे पहले
बस उसी के पास थी कि बैंक से 300 मिलियन येन तोशिबा कंपनी को पहुंचाने हैं, और जिन 4 बैंकर्स को उसने भेजा था पैसे लेकर, उनकी कार के साथ भी कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी गई थी, जबकि इतनी बड़ी रकम को ले जाने में बैंक सिक्योरिटी का इस्तेमाल जरूर करती है। और जो धमकी भरे लेटर्स उस बैंक मैनेजर को मिलते थे, पुलिस ने उन पर भी नजर रखी और उसे ढूंढने वाले को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई हाथ नहीं लगा। मगर साथ ही साथ पुलिस को बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो सके। उन तीनों में से जो दूसरा शख्स था, उसका नाम था ताकी सोजी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। पुलिस के सस्पेक्ट में उसका दूसरा नंबर होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो उसका चेहरा था, उसका हुलिया स्केच में बनाए हुए चोर से काफी मिलता था, जो पुलिस ने 4 बैंकर्स की मदद से बनवाए थे। मगर पुलिस को इसके खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सके। तहकीकात के दौरान ये खबर मीडिया में लीक हो गई कि पुलिस ने एक बिल्कुल चोर से मिलते जुलते शख्स से पूछताछ तो की है, मगर उसे छोड़ दिया। ये खबर जैसे ही लीक हुई, वहां के एक अखबार ने उसकी फोटो उसके नाम के साथ अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। अब धीरे धीरे ये खबर पूरे जापान के हर अखबार में छप चुकी थी, जिसमें हर किसी ने उसे चोर मान लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका हुलिया चोर से मिलता जुलता था और उसका घर बैंक से बहुत करीब था। अब मीडिया और लोगों के बढ़ते प्रेशर की वजह से पुलिस ताकियान योशी को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान ताकि पुलिस को बताता है कि चोरी वाले दिन वो एक पैसेंजर को हॉस्पिटल लेकर गया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। हॉस्पिटल में पता करने पर यह बात सच निकलती है, जिसकी वजह से पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि ताकि सूजी चोर नहीं है और उसे छोड़ दिया जाता है। मगर इस बदनामी और गिरफ्तारी की वजह से ताकि सोजी पूरी तरीके से टूट जाता है और अखबार में उसका नाम और उसकी फोटो छपने की वजह से उसके परिवार वाले और उसके दोस्त भी उसका साथ देना छोड़ देते हैं, जबकि वो बेकसूर था। वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि टैक्सी चलाना भी छोड़ देता है और आखिरकार सुसाइड कर लेता है। अब आता है तीसरा और आखिरी शख्स जो पुलिस के शक के दायरे में था। ये एक 19 साल का लड़का था जिसका नाम था सातो योशिरो, और इसके कनेक्शन टोक्यो के एक लोकल क्रिमिनल गैंग से थे। सातो योशिरो पहले एक कार चोरी करने के इल्जाम में जेल जा चुका था। क्योंकि इसके फादर पुलिस में थे, इसीलिए वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहा। पुलिस को अपनी तहकीकात में एक बात और पता चलती है कि चोर ने इस चोरी के दौरान एक से ज्यादा बार कार बदली थी, और जो भी कार इस दौरान इस्तेमाल हुई थी वो सब चोरी की थी। सातो योशिरो को बाइक चलाने में काफी अच्छी महारत हासिल थी और वो पहले कार भी चुरा चुका था। इन्हीं तो वजह से पुलिस का उस पर शक और भी गहरा होते जा रहा था, और जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तब वो इस बात को साबित नहीं कर पा रहा था कि वो चोरी के दौरान कहाँ था। अब पुलिस फैसला करती है कि वो उसे गिरफ्तार करेगी और उस पर चोरी का केस दर्ज करेगी। मगर गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही ये खबर आती है कि सातो योशिरो ने साइनाइड का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को लगता है कि शायद जेल जाने के डर से उसने अपने आप को मार लिया। इस सुसाइड के बाद पुलिस 3 थ्योरी पर पहुंचती है। पहली ये कि सातो योशिरो के फादर पुलिस में थे और इस चोरी और गिरफ्तारी से होने वाली बदनामी के डर से उन्होंने अपने बेटे को मार दिया होगा। दूसरी थ्योरी ये थी कि सातो योशिरो के फादर ही इस चोरी के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने अपने बेटे को इसीलिए मार दिया होगा ताकि पूछताछ में वो उनका नाम न ले ले। तीसरी थ्योरी ये थी कि सातो योशिरो ने अपने क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया होगा, और जब उन्हें इसका अंदाजा हो गया कि सातो योशिरो गिरफ्तार होने वाला है, तब उसी के गैंग वालों ने उसे मार दिया होगा। और ये तीसरी थ्योरी काफी हद तक सही साबित हुई, क्योंकि चोरी के कुछ ही दिन बाद गैंग के मेंबर्स से कुछ लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी। इनमें से एक गैंग मेंबर को पुलिस ने कुछ महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया, जहां उसके पास बहुत सारा कैश बरामद हुआ। और जब पुलिस ने उसे इस कैश के बारे में पूछा तब उसने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस को उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, पर माना जाता है कि ये कैश उसी चोरी में लूटा हुआ था। हालांकि पुलिस कभी भी इन तीनों थ्योरी में से किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाई और सातो योशिरो को मुजरिम करार देते हुए ये केस
7 साल चली इन्वेस्टिगेशन के बाद बंद कर दिया गया। ये थी कहानी जापान की सबसे बड़ी चोरी और सबसे लंबी चलने वाली इन्वेस्टिगेशन की, जो कभी सुलझी ही नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग और भी जेल एस्केप या बैंक रॉबरी की कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेक करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।